के बीच स्वयंसेवक हूँ। स्वयंसेवक भी है। भाजपा और संघ के बीच का तालमेल आप जानते हैं। ऐसे में कल प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार जो है मोदी जी नागपुर की शाखा में जो है विजिट करने वाले हैं, और वो भी ऐसे समय पे जब शताब्दी वर्ष में है आरएसएस। इसके क्या मायने हैं संघ के लिए, देश के लिए, भाजपा के लिए? एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जैसे कि आपने सही कहा, प्रधानमंत्री बनने के बाद शायद ये पहली बार वो नागपुर संघ कार्यालय में जा रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री बनने के पहले वो नागपुर गए हैं, संघ कार्यालय में गए हैं, और जब प्रचारक थे तब तो बहुत बार गए होंगे, रहे होंगे नागपुर कार्यालय में। तृतीय वर्ष के समय में तो रहे होंगे 30 दिन। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। दो बातें हैं इसमें। एक तो उनका वहां पर जाना, वो भी शताब्दी वर्ष में जाना, ये अपने आप में एक बहुत विशेष बात है। दूसरी बात, संघ का 100 वर्ष पूरा हो रहा है, तो संघ के अनेक कार्यक्रम होने वाले हैं, और संघ के बारे में, संघ का भी एक देश के बारे में अनेक विषयों पर संघ के विचार हैं। इन सभी विचारों को एक प्रधानमंत्री के तौर पर आगे ले जाना, इसको एक राजनीतिक कार्यक्रम के अंतर्गत इन विषयों को आगे ले जाना, ये मोदी जी कर ही रहे हैं। तो संघ की प्रार्थना में हम कहते हैं परम वैभव नित्य में तत्व राष्ट्रम, इस राष्ट्र को हम परम वैभव तक ले जाएंगे। और आज अगर देखेंगे तो सरकार का जो काम है, एक वैभव संपन्न राष्ट्र बनाना, शक्तिशाली देश बनाना, और 2047 में एक विकसित भारत बनाना, ये वास्तव में देखा जाए तो संघ के ही विचार का एक दृष्टि से एक उस बात को आगे ले जाने वाली बात है। इसीलिए मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री संघ कार्यालय में जा रहे हैं, नागपुर जा रहे हैं, जहां से संघ की शुरुआत 1925 में शुरू हुई थी। अब विजयदशमी के दिन बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, उसके जो चर्चाएं भी हो सकती हैं, इसीलिए अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। कि बीते कुछ सालों में ऐसा माहौल जो है बनाया गया, चाहे विपक्ष की तरफ से हो, चाहे अन्य कुछ संस्थाओं की तरफ से हो, कि भाजपा और संघ के बीच में जो है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। संघ और भाजपा एक दूसरे के खिलाफ है। अब कल प्रधानमंत्री मोदी जब शाखा पर पहुंचेंगे, वहां उनका दौरा होगा, तो इन सारी चीजों पर लगाम भी लग जाएगी। देखिए, लोग संघ और भाजपा को लेकर बहुत बातें करेंगे, पहले भी करते थे। और एक दृष्टि से देखा जाए तो भाजपा की शुरुआत कैसे हुई? 1980 के दशक में इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी बनी, जनता पार्टी की सरकार बनी, सरकार 1.5 साल में गिर गई, फिर श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई। तब जाकर संघ के स्वयंसेवक जो जनता पार्टी में थे, उनको लेकर द्विसदस्यतावाद, ड्यूअल मेंबरशिप, ये ऐसा एक विषय शुरू हुआ जनता पार्टी में। तो जनता पार्टी में लोगों को, जब जनसंघ के लोग थे, उनको कहा गया कि या तो आप जनता पार्टी में रहेंगे या संघ में रहेंगे, अब दोनों नहीं हो सकते हैं। अब संघ की कोई मेंबरशिप नहीं होती है। संघ के शाखा में जो आते हैं वो स्वयंसेवक बनते हैं। एक बार स्वयंसेवक बनते हैं तो जिंदगी जीवन भर स्वयंसेवक रहते हैं। तो संघ में हम लोग कहा भी करते हैं कि इट्स अ वन वे ट्रैफिक, अंदर आने का रास्ता है, बाहर जाने का रास्ता नहीं है। तो आप जब तक हैं तब तक स्वयंसेवक हैं। और संघ के स्वयंसेवकत्व को एक कैरेक्टरिस्टिक है, वो पालना होता है। इसलिए यहां पर कोई मेंबरशिप नहीं है। इसीलिए संघ के विषय को लेकर ही तो भारतीय जनता पार्टी बनी 1980 में। अब ऐसी स्थिति में ये कहना कि संघ और भारतीय जनता पार्टी में बड़ा विरोध है, अंतर्द्वंद है, एक दूसरे के खिलाफ हैं, ये सब हास्यास्पद है। जिनको संघ के बारे में कुछ पता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ पता नहीं है, एक संकीर्ण राजनीतिक विचार को लेकर जो लोग काम करते हैं, उन लोगों के दिमाग का ये विषय है। अन्यथा संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कोई मतभेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है, और बड़ा अच्छा संबंध है। इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है।
अब इस प्रकार का जो झूठ और प्रचार करने वाले लोग हैं वो तो करते रहेंगे, अपने राजनीतिक लाभ के लिए ये लोग इस प्रकार की बातें फैलाते हैं। अपने पिछले सवाल से को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। विजय वडेट्टीवार कांग्रेस के एक नेता है, उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया है कि अब कल जब प्रधानमंत्री मोदी शाखा जाएंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने यह मान लिया है कि उनके जीत के पीछे संघ का बड़ा हाथ है, जो अब तक बीजेपी नहीं मान रही थी। संघ के स्वयंसेवकों को किसी भी राजनीतिक दल में काम करने का काम कर सकते हैं। सिर्फ दो प्रकार के राजनीतिक दलों में वो काम नहीं कर सकते हैं, जो लोग एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉयल्टी रखते हैं, जो लोग देश की संविधान को नहीं मानते हैं। ऐसी जो राजनीतिक दल है उसमें संघ के स्वयंसेवक काम नहीं करेंगे। और जो देश के बाहर अपना निष्ठा प्रकट करते हैं, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉयल्टी, जो लोग कहते हैं कि चीन का चेयरमैन हमारा चेयरमैन, इस प्रकार की भाषा बोलने वाले जो लोग हैं, उन राजनीतिक दलों से संघ का कोई संबंध नहीं है। हालांकि आपको शायद पता ही होगा कि कांग्रेस में संघ के आरएसएस के स्वयंसेवक काफी हैं। एक समय था जब गुजरात के मुख्यमंत्री जो थे शंकर सिंह वाघेला संघ के स्वयंसेवक हैं, तृतीय वर्ष शिक्षित हैं। तो क्या संघ के लोग अन्य दलों में नहीं है, कांग्रेस में नहीं है? कांग्रेस में बहुत लोग हैं। और जितने बीजेपी में नेता हैं, जितने बीजेपी के सदस्य हैं, वो सब सारे क्या संघ के हैं, आरएसएस के हैं? नहीं है, बाहर के भी लोग हैं। इसीलिए ये कहना कि केवल संघ के कारण भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, ये गलत है। और संघ के बिना भारतीय जनता पार्टी की जीत हो सकती है, ऐसा कहना भी गलत है। संघ एक संस्था है, संघ के स्वयंसेवक काम करते हैं। संघ के स्वयंसेवक ऐसे दल का काम करेंगे जिस दल में उनका स्वागत है, जो उन पर भौंकते हैं, जो उनको काटने को दौड़ते हैं, जो उनके सिर पर लाठी बरसाते हैं। क्या ऐसे स्थान पर संघ के स्वयंसेवक जाएंगे? क्यों जाएंगे? इसीलिए संघ के स्वयंसेवक देश के लिए काम करने वाले देशभक्त लोगों का जो संगठन है उसमें काम करेंगे। आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा दल है जिसमें संघ के स्वयंसेवकों के लिए स्वागत है, इसलिए वो करते हैं। अगर किसी कांग्रेसी नेता को लगे कि संघ का सपोर्ट चाहिए तो वो भी संघ के स्वयंसेवकों का स्वागत करे, तो हम कांग्रेस के लिए भी काम करने के लिए तैयार हैं। Sir, Prime Minister Modi, after becoming Prime Minister, this is the first time he is visiting Nagpur RSS Shakha. What will your comments on this? No, it's a great thing. As you very rightly said, this is the first time that he is visiting Nagpur RSS Shakha as the Prime Minister. But obviously he is going there not as a Prime Minister, he is going there as a Swayamsevak. He is going there as a person who has been associated with RSS for more than almost 60 years. He started going to Shakha at a very young age. He was a Pracharak of RSS and he has held very high posts in RSS also. Therefore, Prime Minister is going to Nagpur to RSS Shakha and meeting the Sarsangachalak of the RSS is a symbiotic relationship between a Swayamsevak and the organization to which he belongs, to the ideology which he propagates. Therefore, there is nothing new in this, there is nothing very odd in it. But of course, as a Prime Minister, he is busy with so many other things. I am glad that he has found time to go to RSS Shakha and especially to Nagpur, where the RSS was started in 1925. It's a very great event and it's a marvelous thing and Swayamsevaks are very happy. Sir, in the last few years, there are some organizations, some other opposition political parties have created a perception in which they've tried to show that BJP and RSS are against of each other. It's laughable. You see, the very formation of BJP is because of the issue of dual membership that was raised by the Janata Party, then Janata Party. After 75, Janata Party came into power after emergency was lifted and it lasted for about 1.5 years and then it fell. Then Mrs. Indira Gandhi came to power again and at that time Janata Party raised this issue of RSS, Jansangh members being members of RSS also. So they said if you can either be a member of Janata Party or you can be a member of RSS.
So you quit RSS. At that time, these Swayamsevak said that we have got our relationship with RSS, we will not quit. So that is one of the reasons why the Jansangh group of Janata Party came out and formed a party called Bharatiya Janata Party in 1980. So how can that kind of a political party, how can that organization be at odds with RSS, which was reason enough for the very formation of that party? So I don't think there is any truth in this. Of course, there are narrow political minded persons who want to propagate this idea, and I don't think there is any truth in it. So I don't value these kinds of criticism too much. There is no problem as far as the relationship between RSS and BJP is concerned. It's a very good relationship. So I don't think there is any truth in it. Sir, Congress leader Vijay Vallabhbhai has made a statement on Prime Minister Modi's visit. He stated that, I think that the BJP must have understood that they won the election because of RSS. RSS claims that BJP won the election because of them. And now I think this is true. That's why Prime Minister Modi is visiting Visakhapatnam. This again is a politically motivated statement. To say that the BJP won election only because of RSS is also wrong. To say that the BJP can win elections without RSS is also wrong. Basically, RSS is a non-political organization. It is a socio-cultural organization. It's apolitical. So RSS doesn't directly get involved in politics, but RSS Swayamsevaks get involved in politics. RSS Swayamsevaks can become members of any political party. They can hold post in any political party except two sets of parties. One is those parties which believe in extra-territorial loyalty and those parties which have extra-constitutional loyalty. So any party which says that we don't trust and we don't believe in Indian constitution, if that party, a political party says that, RSS Swayamsevaks will not be a member of that party. Any party which says that the chairman of China is our chairman and all that, even that is extra-territorial loyalty, RSS Swayamsevaks cannot become members of those parties. Otherwise, there are a lot of Swayamsevaks in Congress also. Probably you forget that one of the former chief ministers of Gujarat, Shankar Singh Waghela, is a Swayamsevak. He is a third-year Shikshit Swayamsevak. So it's not that there are no RSS Swayamsevaks in Congress. So there are Swayamsevaks. But of course, Swayamsevaks will work for that political party which tolerates them, which invites them, which loves them, which likes them. You don't enter a place where you are unwelcome. So if the Congress party thinks that they should win elections with the help of RSS Swayamsevaks, they are free to do that. They can roll the red carpet for RSS Swayamsevaks and they can treat RSS Swayamsevaks very well as friends, philosophers, guides. RSS Swayamsevak will be happy to work for the Congress also, as long as they follow the nationalistic ideals and ideas. Otherwise, there is nothing to say that the relationship between RSS and BJP is at odds. It's excellent relationship, very beautiful relationship, working relationship, and it's one family relationship. So I don't think what the Congress leaders are saying is correct. Sir, being a Swayamsevak, how you see this Shatabdi year? Because there was a time when RSS started from very bottom, and now after 100 years, it's a world's largest organization where people serve for nation. So what is your comment? What do you see? RSS was started in 1925 during the British Raj. So our first idea of the RSS was to unite the Hindus and work for freedom. So many RSS Swayamsevaks work for freedom. The founder of RSS, Dr. Keshav Baliram Hedgewar, was himself part of the Congress movement at that time. He was a member of the Congress, Nagpur Congress. He took part in Jangal Satyagraha and he propagated this idea. But then later on, he also realized that only freedom, getting freedom or getting rid of the British is not going to solve our problems. We should start thinking why in the first place we became slave country. How is it that a handful of people from outside came and ruled us?
that is because of our disunity. So we are divided as a society. So we should get united in the name of Hindu, and that is why this Hindu Sangathan is started. And Shakha is the replica of this whole idea. So this is how the whole thing started. But of course, initially people did not pay much attention to RSS. They thought, it's okay, a few children are playing and all that. That happens to any organization. And then when the organization grew slowly after partition, RSS Swayamsevaks took part in rehabilitation of those who came from Pakistan, and so many other things they did. And wherever there was a calamity, natural calamity, RSS was the first to reach. So it was actually ready for selfless service, they used to say. So RSS stands for Ready for Selfless Service. So when this happened, and during emergency, the RSS Swayamsevaks worked under the different banners and went to jail, fought Satyagraha, and they organized all these groups. So the next phase of RSS was, those who were opposed to RSS, was to curb its growth, but that did not work. And then the third phase is now has come when RSS is recognized, the importance of RSS is recognized. So now Hindu society is awakening, and there is an awakening in the Hindu society mainly because of the RSS. I am not saying RSS is the only organization responsible for it, but the contribution of RSS cannot be negated. So this phase has come where its recognition has started. Of course, that brings a lot of responsibility also on the organization. And I think now it's a slowly unfoldment of the purpose for which the RSS was founded. We are nearing that kind of a situation. Thank you so much.